साउंड चेक 1 2 3। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर चल रहा है जिसमें अपन लेक्चर नंबर 14 पहुंच चुके हैं। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ ली है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लिया है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी हमने पढ़ ली है, सर्किट थ्योरी भी हमने पढ़ी है, उसमें सिमेट्रिकल सर्किट जो आते हैं उनको सॉल्व भी किया है, लैडर वाले सर्किट भी हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है। क्यूब वाली प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किया, यानी बहुत सारे क्वेश्चन जो सीबीएसई से लेकर जेईई एडवांस तक के क्वेश्चन है उनको हमने काफी प्रैक्टिस की है। अब हम आगे जो चल रहे हैं उसमें हम अब पढ़ेंगे ईएमएफ के बारे में, सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके आगे हम पढ़ेंगे सेल के कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। देखो जनरली आपने सेल बैटरी अभी अपन पहले भी यूज करते आ रहे हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो याद करो आप कि हमने सेल सर्किट बनाया था, इसे रजिस्टर बोलते हो, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो आप, और इस तरह से आप शो करते हो। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? सेल का, ठीक है। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, अपन जनरल लाइफ में सेल यूज करते हैं, अपने रिमोट के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, वॉल क्लॉक में अपन यूज करते हैं, उनमें आप ऐसे सेल देखते हो, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। ये होता है उसका हायर पोटेंशियल और ये होता है उसका लोअर पोटेंशियल होता है। और यहाँ इसको हम यहाँ से इस तरह से सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ी लाइन प्लस और छोटी लाइन माइनस, यानी हायर पोटेंशियल, और ये आपका लोअर पोटेंशियल होता है। अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि ये यहाँ माइनस मतलब यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल ही होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल ही होगा। नेगेटिव हो सकता है पर हमेशा नेगेटिव हो ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि इसका अगर 10 वोल्ट है, इसका 8 वोल्ट है, तो ये जो मेरा सेल है वो कितने वोल्ट का बना? 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का बना। इसका हाई पोटेंशियल 10 वोल्ट का है और लो पोटेंशियल इसका 8 वोल्ट का है, तो ये कितने का बना? 2। तो यहाँ पे ये माइनस का मतलब रिप्रेजेंटेशन हो रहा है लो पोटेंशियल पॉइंट का, न कि नेगेटिव पोटेंशियल का। समझ गए? ये हमेशा लो पोटेंशियल पॉइंट होगा और वो इसके कंपेयर में हाई पोटेंशियल पॉइंट होगा। अब सेल का अपन क्यों यूज करते हैं? सीधी सी बात है, सेल के अंदर क्या होते हैं? केमिकल होते हैं। सेल के अंदर क्या होते हैं? केमिकल से बना होता है, और उस केमिकल से बने हुए सेल को हम जैसे ही किसी सर्किट में लगाते हैं तो उस सर्किट में करंट फ्लो होती है। अब करंट का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो सेल बेसिकली हमारे काम क्या आता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम सेल का यूज करते हैं और हमारे सर्किट में हम लगाते हैं, जिससे हमें करंट मिलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है, लाइट जलती है, पंखा चलता है, बल्ब जलता है, ठीक है। तो अब सेल को रिप्रेजेंट करना, अभी देखा आपने कि सेल को क्या करते हैं? सेल क्या होता है सबको पता है, एक सिंगल सोर्स सेल हो गया। लेकिन अगर मैं मल्टीपल सेल यूज कर रहा हूं, जैसे अभी मैंने, वैसे तो क्लास 10 का टॉपिक है, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं। तो सपोज ऐसे मैंने 1 2 3 4 सेल का यूज किया है, तो इससे हम बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं इसको? बैटरी बोलते हैं। आगे बात समझ में? और सिंगल है उसको हम सेल का सेल रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्लास 10 का बेसिक पढ़ा है। अब हम बात करते हैं, वो सेल 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आइडियल सेल या बैटरी, या रियल सेल और बैटरी। अभी तक हमने जो न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं, चाहे 12th क्लास के न्यूमेरिकल्स हो, चाहे आपने क्लास 10 में पढ़े हैं, वो सारे अपन ने आइडियल सेल पे किए थे। अब आइडियल सेल और रियल सेल में डिफरेंस क्या होता है, इधर डिस्कस करते हैं। ऐसा जो देखो आइडियल सेल में क्या होता है कि देखो सेल किसका बना होता है, अभी बताया था मैंने आपको कि जैसे मान लो कि ये आपका सेल है, ये इसका हाई पोटेंशियल, ये इसका लोअर पोटेंशियल। इसके हाई पोटेंशियल से मैंने एक बल्ब को कनेक्ट किया और बल्ब लाइट अप होगा जैसे ही मैं इसको सर्किट को कंप्लीट करूंगा, ठीक है। अब आप सबको पता है बेसिक बात क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तब करंट बनती है। तो अगर ये बल्ब लाइट अप हो रहा है तो इसके अंदर चार्जेस का फ्लो हो रहा है। किसका हो रहा है? चार्जेस का फ्लो हो रहा है। तो चार्जेस जब भी फ्लो करते हैं तो आप सबको पता है कि यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये कॉपर का कनेक्टिंग वायर हुआ, और यहां से लेके यहां तक ये भी क्या हुआ? कॉपर का कनेक्टिंग वायर हुआ। और कॉपर का रेजिस्टेंस जो होता है वो ऑलमोस्ट हम नेग्लिजिबल मानते हैं, 0 के बराबर मानते हैं। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को जब आप मूव करवाते हो तो यहां से यहां और यहां से यहां रेजिस्टेंस आपका 0 मिलता है। रेजिस्टेंस जब 0 मिलता है तो करंट तो है वहां पे, रेजिस्टेंस कितना है? 0 है। तो आपका कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, कोई आपकी एनर्जी खर्च नहीं होती है उन चार्ज पार्टिकल को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाने में और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाने में। यानी इसके हायर पोटेंशियल से बल्ब के एंड तक और बल्ब के दूसरे एंड से उसके लोअर पोटेंशियल तक जाने में आपकी कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है, यानी कोई पोटेंशियल आपका ड्रॉप नहीं होता। जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि यहां ड्रॉप होगा,
क्यों इस बल्ब के पास हम क्या मानते हैं कि इसके पास रेजिस्टेंस होगा ही होगा, रेजिस्टेंस होगा ही होगा, और वो हमारी एनर्जी खर्च कराएगा। और इस सेल के पास भी हम रेजिस्टेंस नहीं मानते थे, इसलिए हम इसे क्या बोलते थे, आइडियल सेल मानते थे, आइडियल सेल मानते थे। पर प्रैक्टिकली क्या होता है कि इसके अंदर केमिकल होते हैं, केमिकल से भरा पड़ा होता है, क्योंकि वही केमिकल से वो केमिकल एनर्जी बनाता है और उसी एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अब क्या होगा कि इसके अंदर जब केमिकल्स है तो चार्जेस के फ्लो होने से करंट बनती है। तो अगर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। अब वो चार्जेस जब फ्लो होंगे तो आपको पता है करंट तभी बनती है जब सर्किट पूरा होता है। तो ये चार्जेस क्या होते हैं, सेल के अंदर से भी जाएंगे, ये चार्जेस सेल के अंदर से भी जाएंगे। तो सेल वैक्यूम तो है नहीं सेल में कि जो उसको बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस मिले, सेल के अंदर भी क्या है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि सेल में हम जो केमिकल यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर है वो इन चार्जेस को अपोज करेगा, क्योंकि जब से ये चार्जेस फ्लो होगा तो इस इलेक्ट्रोलाइट के जो मॉलिक्यूल्स है जिससे इलेक्ट्रोलाइट बना हुआ है उनसे आपस में टकराएगा, कि बिल्कुल वैक्यूम तो होगा नहीं यहाँ पे कि कोई कोलिजन ना हो। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो इलेक्ट्रोलाइट जिस मॉलिक्यूल से बना होगा उन मॉलिक्यूल से ये चार्जेस टकराएंगे। और कोलिजन ही क्या होता है, मैंने बताया आपको, रेजिस्टेंस होता है। तो यहां भी रेजिस्टेंस मिलेगा। अब तक हमने क्लास 10 से लेके अभी तक हमने इसका रेजिस्टेंस जीरो मान के चल रहे थे। इसके अंदर रेजिस्टेंस जो होता है उसे हमने क्या नाम दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी हमारा जो सेल है वो सेल जो उन चार्जेस को रेजिस्टेंस यानी उस करंट को जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसका नाम क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जो स्मॉल आर से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक हम इस स्मॉल आर को क्या मान रहे थे, जीरो मान के चल रहे थे आइडियल सेल के अंदर। पर प्रैक्टिकली क्या होगा, जब आप डिवाइस बनाओगे, प्रैक्टिकली इसमें सेल लगाओगे तो आपका वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होना ही होना है। इलेक्ट्रोलाइट होना ही होना है तो वहां आप रेजिस्टेंस जीरो नहीं बोल सकते। तो अब रियल सेल की बात हो रही है कि रियल सेल वो होता है जिसके पास रेजिस्टेंस होगा। और अब हमारा सारा का सारा करंट का कैलकुलेशन, पोटेंशियल ड्रॉप का कैलकुलेशन उस रेजिस्टेंस को साथ में ध्यान रख के ही हम करेंगे। तो रेजिस्टेंस, इस इंटरनल रेजिस्टेंस के बिना तो ये आइडियल सेल था, और इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ ये क्या बन गया, रियल सेल बन गया। तो अगर आप यहां अब आओगे तो अगर मैं इनका डायग्राम बनाऊं तो यहां आप डायग्राम देखोगे तो आइडियल सेल वही है जिसके पास केवल पोटेंशियल डिफरेंस था, प्लस माइनस, एक हायर पोटेंशियल था, एक लोअर पोटेंशियल था। लेकिन रियल सेल के पास हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल होगा, लेकिन साथ में उसके इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। तो अब ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो यहां पे नहीं है। तो अब स्मॉल आर, अच्छा एक वर्ड आएगा, यहां हम सिंपल उसको वी बोल रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी या सेल का। यहां अब इसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ईएमएफ। क्या होता है ईएमएफ, अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी ये देख लो कि अब आप सेल के साथ रेजिस्टेंस काउंट करोगे तो वो रियल सेल बैटरी जो अब पढ़ेंगे अपन, उससे पहले तक हम आइडियल सेल बैटरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करता है करंट को, उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसको स्मॉल आर से काउंट करते हैं। एक बार मैं रिकॉर्डिंग चेक करता हूं हो रही कि नहीं हो रही, चलो ठीक है। आई होप आपको अब समझ में आया कि आइडियल सेल और रियल सेल में अब ये डिफरेंस ही आगे हमारे काम आने वाला है जब अपन पढ़ेंगे ईएमएफ के बारे में। अब आते हैं ईएमएफ के बारे में। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जबकि ये फोर्स नहीं है, जबकि ये फोर्स नहीं है, और फोर्स नहीं है तो इसकी यूनिट न्यूटन नहीं होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। जो आपकी किसकी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। जो पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट होती है वो किसकी होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की होती है। बस ऐसा है कि इस नाम से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि आपको अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो करनी है, जैसे मान लो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और सारे इलेक्ट्रॉन्स पता आपको, पढ़ा आपने, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। सबके सब रैंडम डायरेक्शन मूव करते हैं, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए करंट नहीं बनाते हैं। पर जैसे ही मैं इसको किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करता हूं प्लस माइनस, तो क्या होगा, ये सब के सब सेल लगने के बाद में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे। और आपको पता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं उसके ऑपोजिट क्या होती है, करंट बनती है। ये कब हुआ, जब आपने
सेल लगाया ऑफ ईएमएफ ई, तो ईएमएफ का मतलब क्या हुआ, ये ईएमएफ क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को मोशन देने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो देता है। इसलिए ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स को मोशन देने वाला फोर्स क्या होता है, ईएमएफ होता है। अब इसकी पूरी डेफिनेशन क्या है, इसका पूरा फॉर्मूला क्या है, क्योंकि एक्चुअल में ये फोर्स नहीं है, नाम से लग रहा होगा, पर इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस वाली यूनिट होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहां भी हम चार्जेस पे वर्क डन कितना हो रहा है, वर्क डन पर चार्ज की ही बात करते हैं। एक एग्जांपल लूंगा और मेरे ख्याल में उस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। देखो बाय डेफिनेशन क्या है, द ईएमएफ ऑफ द सेल इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय ए सेल इन ए मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि आ गया वर्क डन आ गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्यू आ गया, तो ये भी क्या है, वी के फॉर्मूले के जैसा ही है, बस इसका नाम यहाँ पे ईएमएफ है, वो अपन डिस्कस करेंगे। हाँ, क्या लिखा हुआ डेफिनेशन, the EMF of the cell is defined as work done by the cell moving a unit positive charge in the whole circuit, ये इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग द सेल वंस, सेल के अंदर भी मिला के टोटल कितना वर्क डन करना पड़ रहा है उससे EMF बोलते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आप उस एग्जांपल समझ जाओगे। जैसे मान लो कि एक सर्किट मैंने बनाया आइडियल सेल को लेके, ये मान लो 4 ओम है, ये मान लो 2 ओम है, और अभी मैंने इसके साथ आइडियल सेल लगाया है। कौन सा यूज किया है, आइडियल सेल। अब आइडियल सेल में बता रखा है आपको रेजिस्टेंस हम काउंट नहीं करते, और मान लो ये इसका पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट है, कितना है, 6 वोल्ट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे सर्किट में करंट कितनी फ्लो होगी, सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी, फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन R, V अपॉन R। तो V कितना है, 6 है, R कितना है आपका, देखो R कितना है आपका 4 + 6, 4 + 2 6 हो गया, तो आपकी करंट 1 एम्पियर फ्लो होगी, कितनी फ्लो होगी, 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर फ्लो हो रही, तो ये करंट जब 1 एम्पियर यहां फ्लो होगी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, बड़ा इजी है, ओम्स लॉ का आपको यूज करना, V = क्या होता है, IR। तो इसमें करंट कितनी करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो 1 एम्पियर करंट है सीरीज में, वही एम्पियर इसमें जाएगी, वही 1 एम्पियर इसमें जाएगी, तो इसका V = IR, I कितना है, 1 है, R कितना है, 4 है, कितना आंसर आया, 4 वोल्ट। इसकी बात करते हैं, तो ये 1 एम्पियर करंट इसमें जाएगी, सीरीज के अंदर सेम करंट, तो इसकी करंट भी V = I, R कितना है, 2 है, तो आपका V2 कितना आ गया, 2 वोल्ट। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे टोटल पोटेंशियल जो 1 और 2 ड्रॉप हो रहा है वो उतना ही है जितना आपका सेल का आपने दिया है, कितना, 6 वोल्ट। V1 + V2 = V हो गया, ये आइडियल सेल केस में। अब मैं कह रहा हूं कि ये थोड़ा सर्किट चेंज करता हूं और रियल सेल की बात करता हूं। अब बताना रियल सेल में क्या डिफरेंस आ रहा है। अब ये रियल सेल ले लिया मैंने सपोज, और इसको मैं इस बार डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, और ये रियल सेल है, लेकिन इस बार इस रियल सेल का जो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल वो तो आप वापस से 6 वोल्ट है, ये मान लो आपका 4 ओम है, लेकिन इसके अंदर जो स्मॉल r रेजिस्टेंस है, इंटर रेजिस्टेंस जिसकी बात हमने की थी अभी, उसकी वैल्यू कितनी मान ली मैंने, 2 ओम मान ली, कितनी मान ली है, 2 ओम मान ली। अब देखो, अब आपसे पूछूं कि अब यहां पे आप सेल कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, बाहर अभी देखो, बाहर इसने अपना कितना पोटेंशियल दिया, बाहर 4 + 2 6 पोटेंशियल दिया, कितना दिया बाहर, 4 + 2, खुद भी 6 का था और बाहर भी उसने बराबर 6 6 2 4 + 2 6 का पोटेंशियल डिफरेंस दिया। यानी एक तरह से बोलो कि जितनी एनर्जी इसके पास थी, जितना वर्क डन पर चार्ज ये कर सकता है, उसी को उसने, उसको दोनों को देके डिवाइड किया, बराबर इक्वली डिवाइड, सॉरी इसको 4 दिया, इसको 2 दिया, लास्ट में कितना आ गया, 6। यानी जितना इसके पास पूरा पूरा उसने बाहर यूज कर लिया, जितनी इसकी एनर्जी थी वो पूरी एनर्जी उसने बाहर यूज कर ली। पर इस केस में इसके पास अंदर कितना है, रेजिस्टेंस 2 इंटर रेजिस्टेंस है। अब अगर आप यहां चेक करोगे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां कितनी करंट फ्लो होगी, तो अब जो भी करंट फ्लो होगी, तो आप देखो जो भी करंट फ्लो होगी वो बैटरी प्लस से स्टार्ट हुई, सपोज यहां इसमें गई, और जब करंट घूम के इस तरफ आई तो वही करंट आई इसमें से भी पास होगी, यानी सेल के अंदर भी पास होगी। तो अब अगर आपसे टोटल आई पूछे, तो टोटल V अपॉन टोटल R, अब टोटल R एक तो 4 है और इसी के साथ सीरीज में 2 है, तो आपका करंट तो कितने है वापस से
6 आपका V है, R आपका 6 है, सॉरी 6 आपका V है और 6 आपका R है, तो आपकी टोटल करंट 1 एम्पीयर दोबारा फ्लो हो रही है। अब दोबारा 1 एम्पीयर तो फ्लो हो रही है, लेकिन अब आप देखोगे कि ये 6 वोल्ट का था, ये 6 का था, तो इसने टोटल मिला के बाहर 6 पोटेंशियल डिफरेंस दिया, यानी जितनी एनर्जी इसके पास थी उसने पूरी बाहर ही यूज की है। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि यहां ही कितनी यूज करेगा, तो V इक्वल टू आई आर मैंने अप्लाई किया, I आपका 1 आएगा जो फ्लोर है, R इसका 4 है, तो बाहर कितनी गई 4 वोल्ट की। रेजिस्टेंस पहले भी टोटल मिला के 6 था, अब भी रेजिस्टेंस टोटल मिला के अब भी 6 है, 4 बाहर 2 अंदर। लेकिन अब यहां पे क्या होगा कि अब इसका टोटल पोटेंशियल खुद तो कितना है 6 है, लेकिन 6 में से ये बाहर कितना ही सप्लाई कर पा रहा है 4 सप्लाई कर पा रहा है, जबकि वो जो 2 है वो कहां है इस सेल के अंदर। तो अब इसमें क्या हो रहा है एक्चुअल में, अब हाँ वो रिकॉर्डिंग थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, अब दोबारा अपन स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि यहां तो क्या था कि यहां जितनी भी एनर्जी उसके पास थी 6 वोल्ट, वो एनर्जी पर चार्ज, वोल्ट मतलब क्या होता है वर्क डन पर चार्ज, तो वो 6 जूल पर चार्ज पे वर्क डन कर रहा था, जिसमें से वो इसमें भी काउंट हो गया 4 और इसमें 2 हो गया, यानी यहाँ 4 जूल पर चार्ज वर्क डन हुआ और यहाँ 2 जूल पर चार्ज वर्क डन हुआ। तो यहाँ जितनी एनर्जी थी वो दोनों में इसने खर्च कर दी, अपने लिए इसने कुछ एनर्जी यूज नहीं की। लेकिन जब हम रियल सेल की बात करते हैं, जब हम रियल सेल की बात करते हैं, उस सिचुएशन में क्या होता है कि अब देखो रेजिस्टेंस अभी भी टोटल कितना था 4 और 2 6, अब भी है 4 पर अब सेल में 2 हो गया, तो 4 और 2 6, अभी भी 6 है, इसलिए करंट तो 1 एम्पीयर बन रही है, दोनों केस में सेम बन रही है। अब यहां से जो करंट गई थी वो जब यहां से पास होगी तो यहां कितनी एनर्जी खर्च हुई, आई आर 1 इंटू 4 वोल्ट खर्च होगी। अब यहां जब एनर्जी करंट आएगी तो करंट क्या होगी, करंट पूरा रास्ता पूरा कंप्लीट करती है और करंट को अब सेल के अंदर से भी जाना पड़ेगा, और अभी मैंने बताया था कि सेल के अंदर से जब करंट जाएगी तो उसको वहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक करंट इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा, तो इसकी यहां भी एनर्जी खर्च होगी, और वो एनर्जी कितनी खर्च होगी, यानी वो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो V इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा I तो करंट और रेजिस्टेंस क्या है स्मॉल r। इसका मतलब यहां जो आपने टोटल E 6 वोल्ट यूज कर रखा था, टोटल E, तो ये 6 वोल्ट की बैटरी जैसे यहां पे वैसे ही 6 वोल्ट की बैटरी यहां थी, उस 6 वोल्ट के अंदर से 4 वोल्ट तो आपका यहां खर्च हुआ और 2 वोल्ट यहां आपके अंदर खर्च हुआ। तो अगर मैं यहां पे लिखूं कि टोटल जो हमारे पास थी एनर्जी, उसका एक पार्ट तो कहां खर्च हुआ बाहर V, और एक पार्ट कहां खर्च हुआ IR अंदर। जैसे यहां V1 प्लस V2 इजिकल टू V था, तो यहां भी यही है E इजिकल टू V प्लस IR। ये आपका EMF का एक्सप्रेशन आ गया, यानी टोटल वर्क डन आपको बाहर का भी काउंट करना है पर चार्ज और प्लस टोटल वर्क डन अंदर का भी काउंट करना है। इसे हम क्या बोलते हैं EMF बोलते हैं ऑफ द सेल। तो हमारा अब एक्सप्रेशन क्या बन गया यहां से, अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, इधर कहां गया वो इधर, अब हमारा EMF का एक्सप्रेशन बन गया E इजिकल टू V प्लस IR। यानी आप मार्केट से जब आप लेके आते हो सेल, तो अब आपको समझ में आ गया कि उस पे जो लिखा होता है 1.5 वोल्ट, ये एक्चुअल में EMF होता है। ये कितना होता है EMF होता है, मार्केट से आप सेल लेके आते हो, अब ये EMF है। लेकिन जैसे आप इस सर्किट में लगाओगे तो बाहर सर्किट में ये 1.5 वोल्ट नहीं दे पाएगा। 1.5 वोल्ट की जगह क्या होगा, सपोज इसके अंदर खुद का 1.4 वोल्ट खर्च हो गया, तो ये बाहर केवल 1.4 वोल्ट ही सप्लाई दे रहा है, अंदर इसका 0.1 इसने खुद ने यूज कर लिया अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला बनता है E इजिकल टू V प्लस IR फॉर्मूला बनता है। तो यहां से अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू निकालते हो तो सिंपल आप E माइनस R IR भी कर सकते हो। ठीक है, समझ गए। तो आप देखो यानी 1.5 वोल्ट क्या है उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, 1.5 वोल्ट क्या है उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, E क्या है उसका नेट EMF, टोटल एनर्जी कितनी लेके आ रहा है, पर उसमें से जितनी खर्च होगी कहां सेल के अंदर वो निकाल दो, उसके बाद क्या मिलेगा आपको V मिलेगा। अब क्या लिखा व्हेन सर्किट इज ओपन, यानी नो करंट इज फ्लोइंग, अगर करंट ही फ्लो नहीं हो रही है, I की वैल्यू 0 होगी, तो उस केस में सर्किट जब ओपन होगा तो आपका E और V बराबर ही काउंट होगा, क्योंकि जब करंट फ्लो होती है तभी तो क्या होता है अंदर सेल की एनर्जी खर्च होगी, और करंट ही फ्लो नहीं होगी तो एनर्जी खर्च होगी। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका बाहर का पोटेंशियल और अंदर का पोटेंशियल, सॉरी
टोटल ईएमएफ वो एक ही बात होती है। यानी अगर सेल आप मार्केट से लेके आ रहे हैं और ये 1.5 वोल्ट है, अभी इसको आप यूज नहीं कर रहे, तो इसका ई भी 1.5 वोल्ट है और इसका वी भी 1.5 वोल्ट है, समझ गए। लेकिन जैसे आपने सपोज इसको यूज किया, एक रजिस्टर के अक्रॉस लगाया, किसी बल्ब को ऑन किया, तो इसके अंदर जब करंट फ्लो होगी तो अंदर रेजिस्टेंस मान लो उसने 0.1 वोल्ट यूज कर लिया, तो अब बाहर कितना खर्च हुआ, 0.1 यूज कर लिया, तो बाहर कितना खर्च हुआ, 1.4 वोल्ट खर्च हो गया। इसका मतलब उस केस में आप नहीं बोल सकते कि ई और वी बराबर है। ई और वी तभी बराबर है जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, सर्किट ओपन है, ठीक है। उस केस में उस सेल का ईएमएफ उसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, ठीक है। ये पॉइंट इसके अंदर आ गया। अब देखो ईएमएफ, ये बातें थोड़ा ध्यान रख लेना, पॉइंट्स आपको याद हो जाए तो। ईएमएफ डिपेंड क्या करता है, किस पे करता है, एक तो इलेक्ट्रोड्स अपन यूज करते हैं, उसका मेटल कैसा है उस पर डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर अलग अलग नेचर के होंगे तो उनमें कोलिजन, जैसे कॉपर रेजिस्टेंस कम देता है, एल्यूमिनियम थोड़ा उससे ज्यादा, आयरन और ज्यादा, तो वैसे इलेक्ट्रोलाइट का नेचर भी अलग होगा, तो अंदर रेजिस्टेंस भी आपको अलग अलग मिलेगा। किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो एरिया ऑफ रेट से कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड से कोई मतलब नहीं है, कितना इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, और साइज ऑफ सेल से कोई मतलब नहीं होता, केवल इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये बातें आप लिख लेना नोट्स के अंदर अपने, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखो, अब दो कंडीशन बनती है, सेल डिस्चार्ज और सेल चार्ज। अब डिस्चार्ज वाले केस तो अपन पढ़ते आ रहे हैं, बहुत केस पढ़े अपन ने। तो जैसे आप किसी सेल को यूज कर रहे हैं, तो जैसे मान लो मैंने एक सेल ये लिया या बैटरी ली और इसको रजिस्टर पे लगा दिया, तो क्या होगा, ये सेल इसके प्लस से करंट माइनस फ्लो होगी, जिससे क्या होगा, इस सेल की एनर्जी यूज आ रही है, यानी सेल आपका डिस्चार्ज हो रहा है। उस केस में आपका पोटेंशियल ड्रॉप जो बनेगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, V = E - IR। ये हमने स्टडी कर लिया। अब चार्जिंग वाला केस क्या होता है, जैसे मान लो कि जनरली आप करते हैं, जैसे मान लो आपकी बाइक की या कार की बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज हो गई, यानी कम सपोर्ट कर रही है, तो आप उसको मैकेनिक पर लेके जाते हो और वहां जाके वो क्या करता है कि आपकी बैटरी लेगा, ये आपकी बैटरी है सपोज 16 वोल्ट की, और उसको उसका जो प्लस है वो उसके पास जो बड़ी बैटरी है सपोज 100 वोल्ट की, तो आपके प्लस को, आपके बैटरी के प्लस को अपनी बैटरी के प्लस से और आपके माइनस बैटरी के माइनस को अपनी बैटरी के माइनस से कनेक्ट करेगा। इससे क्या होगा कि अब करंट देखो दोनों तरफ क्या है, करंट फ्लो होगी। यहां पे आप देखोगे तो ये करंट चाहेगा कि मैं इधर फ्लो करूं एंटी क्लॉकवाइज, और ये +2 माइनस चाहेगा कि मेरी करंट क्लॉकवाइज फ्लो करो। अब ध्यान रखना, जो बड़ी बैटरी होती है वो डोमिनेट करती है, जो बड़ी बैटरी होती है वो डोमिनेट करती है। तो अब क्या होगा, टोटल करंट इधर से ऐसे फ्लो होगी। तो अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये करंट अपनी फ्लो कर रहा है, तो ये तो हो रहा है डिस्चार्ज, ये अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है। तो अब कोई एनर्जी खर्च करता है तो एनर्जी का लॉ आपने पढ़ा, कंजर्वेशन लॉ होता है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी क्रिएट नहीं होती है। तो इसका मतलब इसकी एनर्जी गई कहां, तो ये एनर्जी कहां जा रही है कि ये जब फ्लो होता है तो इसके +2 माइनस जब ये करंट फ्लो होती है, तो आपका ये वाला जो सेल है वो आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। और जब चार्ज हो रहा है तो ये अपने, इसके लिए इसकी जो इक्वेशन बनेगी डिस्चार्ज वाली, वो तो बनेगी ये, क्योंकि ये इसका पोटेंशियल अब खर्च हो रहा है, लेकिन इसको एनर्जी मिल रही है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान रखना। अब क्या जाएगा, यहाँ पे माइनस जगह प्लस आ जाएगा, यानी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग तो V - IR, और पर ड्यूरिंग चार्जिंग हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, E + IR। ये -IR और यहाँ E + IR, क्योंकि इसको एनर्जी मिल रही है, इसका पोटेंशियल वापस से बढ़ रहा है। कब तक, जब तक इसका एक्चुअल पोटेंशियल था वहां तक ना पहुंच जाए, वहां तक वापस ना पहुंच जाए, तब तक इसका पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, इसको एनर्जी सप्लाई होती रहेगी। तो इस केस में ये डिस्चार्ज हो रहा है और आपका ये क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके बाद आते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो फॉर्मूला अभी निकालते हैं फटाफट, ये फॉर्मूला काम आएगा। अभी आपने क्या पढ़ा है, E = V + IR पढ़ा है। यहां से मैं कहता हूं कि आपको IR क्या बन गया, आपका IR क्या बन जाएगा, E - V बन जाएगा। इस V को इधर लेके आ गया,
ठीक है। R इज इक्वल टू क्या बन गया, E माइनस अपॉन I बन गया, ठीक है। R इज इक्वल टू, अब यहां से E इज इक्वल टू V और IR क्या हो गया, सॉरी IR क्या होता है, I की वैल्यू क्या होती है V अपॉन R, I की वैल्यू क्या होती है भाई, V अपॉन R। ये मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन बन गया। कुछ न्यूमेरिकल आ सकते हैं, सीबीएसई स्कूल लेवल पे पूछ सकते हैं, जेईई मेंस वाले नीट वाले बच्चों को ये फॉर्मूला यहां से ड्राइव होता है, तो अगर भूल जाओ तो आप तुरंत ड्राइव कर सकते हो। सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आपसे, डेरिवेशन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक, ग्राफ बिटवीन V एंड I ऑफ द सेल। जो ग्राफ हम बनाते हैं V और I के बीच का, तो देखो कैसे बनाते हैं। आपने अभी पढ़ा इक्वेशन की V इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस IR। क्या इसी को मैं ऐसे लिख दूं, एक ही बात है। इसी को मैं ऐसे लिख दूं, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो आपने इक्वेशन पढ़ी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ग्राफ बनाना है आपको V और I के बीच में, V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। इक्वेशन पढ़ी है आपने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन आपने पढ़ी है। तो y मतलब यहां कंपेयर करोगे तो देखो y के लॉन्ग आपको V रखना है, x के लॉन्ग आपको I रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अब m कौन आया, m हुआ आपका r, m कौन हुआ r, और c कौन हुआ कांस्टेंट, यहां देखोगे तो कौन हुआ e। समझ गए। तो अब यहां से देख रहे हो तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, और यहां अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं तो v इज इक्वल टू, मैं r आगे ले आता हूं, I पीछे लेता हूं, प्लस c बन जाता है। तो आप जब कंपेयर करते हो तो y की जगह v आ रहा है, I की जगह x आ रहा है, C की जगह EMF आ रहा है, C की जगह EMF आ रहा है, और यहां देखो m कौन है, स्लोप। तो यहां अगर आप स्लोप ऑफ द ग्राफ देखोगे, स्लोप ऑफ द ग्राफ देखोगे तो क्या आ रहा है, माइनस r आ रहा है, यानी स्लोप आपका नेगेटिव है। स्लोप कैसा आपका, नेगेटिव है। यानी अब आपको ग्राफ पढ़ाए थे क्लास 11th में कि स्लोप अगर नेगेटिव हो स्ट्रेट लाइन का तो वो कैसे बनता है, वो ऐसा बनता है। तो ये स्लोप क्या है आपका, नेगेटिव है, और यानी पहले v की वैल्यू ज्यादा होगी, फिर धीरे धीरे I बढ़ेगा तो v कम होता जाएगा। तो ये स्लोप माइनस r रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगी विद नेगेटिव स्लोप रहेगी, ठीक है। ये आपको ग्राफ ध्यान रखना है, ये सीबीएसई में स्टेट बोर्ड से पूछते हैं और क्वेश्चन भी आए हैं जेईई मेंस के, वो अपन आगे प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में कौन सा आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन आता है। अब स्कूल के बच्चे हैं, अगर आप कोचिंग वगैरह के साथ साथ, तो स्कूल में आप देखते हो कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन आपका डिस्कस होता है, और इसको डेरिवेशन इसका पूछा जाता है, ठीक है। बाकी आप कोचिंग पर्पज से आप देख रहे हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बड़ा इजी है, वो आप आराम से याद कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको डेरिवेशन करके दिखाता हूं, और लास्ट का रिजल्ट क्या आता है वो आप दिमाग में रख लेना। तो कैसे करते हैं कि मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो गया, यानी दो सेल्स लिए अपन ने, तो एक सेल ये लिया, इसका EMF E1 मान लिया और इसका रेजिस्टेंस R1 मान लिया, दूसरा सेल लिया, उसका EMF E2 मान लिया, रेजिस्टेंस R2 मान लिया, और इसको सपोज मैंने किसी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट कर दिया। अब सीधी सी बात है कि दोनों सेल्स जो है वो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगी, +2 माइनस एंटी क्लॉकवाइज, +2 माइनस एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लो इसकी और इसकी दोनों करंट एक ही डायरेक्शन फ्लो हो रही है, तो दोनों मिलके लेट है, दोनों का करंट का सम I, वो I करंट यहां से फ्लो होगी, यहां जाएगी, यहां आएगी, तो वो I करंट पूरे सर्किट में फ्लो हो रही है। लेट इसका पॉइंट का नाम मैंने A ले लिया, इसका पॉइंट का नाम मैंने B ले लिया, इसका पॉइंट का नाम मैंने C ले लिया। तो अब आपको बताना है कि दो इंडिविजुअल सेल्स है, दोनों का EMF अलग अलग है, दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है, पर दोनों मिलके टोटल कितना EMF बनाएंगे, यानी टोटल कितना रेजिस्टेंस बनाएंगे, यानी इसका इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट कितना आएगा वो बताना है आपको, और साथ में E इक्विवेलेंट कितना आएगा वो बताना है आपको, और R इक्विवेलेंट कितना आएगा वो बताना है। किसके बीच में, A और C के बीच में, A और C के बीच में दोनों। तो जो बड़ा इजी सा है, यहां आप देखोगे तो करंट आपके, देखो पहले मैं फॉर द सेल E1 बात करता हूं, फॉर सेल E1 बात करता हूं। जब मैं सेल E1 की जब बात कर रहा हूं तो आप देखो फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है
करंट क्या होती है, सेल के इस E1 सेल के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, A और B है ना, तो VAB। अब करंट जब ऐसे फ्लो होती है सेल से, तो इसके लिए A हाई पोटेंशियल पॉइंट हुआ और B क्या हुआ, लो पोटेंशियल पॉइंट हुआ। यानी A से जब B जा रही है तो A हाई पोटेंशियल हुआ, B लो, यानी डिफरेंस क्या बनेगा, VA माइनस VB इजिकल टू, तो V इजिकल टू क्या होता है, E माइनस IR, यानी E1 करंट सीरीज में सेम होती है, रेजिस्टेंस इसका R1 है। ठीक है, ये आ गया। अब फॉर सेल E2, अब आप समझ गए, E2 में B हाई पोटेंशियल का है और C लो पोटेंशियल का, तो VBC इज इक्वल टू VB माइनस VC, E2 माइनस I R2, इसका E2 रेजिस्टेंस, सॉरी EMF, R2 इसका रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं दोनों का कंबाइन की बात कर रहे हैं, A और C टोटल में। तो जब आप A और C टोटल का निकालते हो तो आप क्या करना होता है, AC जब निकालना होता है तो A हायर पोटेंशियल पे है और AC लोअर पोटेंशियल पे। A हायर पे आ रहा है और C लोअर पे आ रहा है, क्योंकि करंट हाई से लो फ्लो करती है। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, कि मैंने क्या किया, मैंने इसमें VB सबट्रैक्ट कर दिया और VB ऐड कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, करते पर मैथमेटिक्स में। VB मैंने ऐड कर दिया और VB मैंने सबट्रैक्ट कर दिया। अब क्या है, अब आपको इसमें क्या करना है कि आप यहां से देख रहे हो इक्वेशन ये 1 है, इक्वेशन ये 2 है, तो आप देखो VA माइनस VB की वैल्यू ये ली और VB माइनस VC की वैल्यू ये ली, दोनों पुट कर दो, तो VAC इज इक्वल टू E1 माइनस I R1 प्लस E2 माइनस I R2, बस हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बोथ सेल इज इक्वल टू, अब यहां देखो दोनों को मैंने एक तरफ लिख दिया E1 प्लस E2 और माइनस I कॉमन ले लिया इसमें और इसमें, माइनस I कॉमन है तो अंदर क्या बच गया, इसमें R1 बच गया, उसमें R2 बच गया। तो अब आप कंपेयर करते हो तो V इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल E माइनस I और टोटल R। तो जैसे आपने इन दो सेल को सीरीज में जोड़ा तो इनके रेजिस्टेंस भी आपस में सीरीज में ऐड हो गए और वो ऐड हो क्या बन गए, R1 प्लस R2, और इनका EMF भी सीरीज में ऐड हो गए, क्या आ गया, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का पार्ट हो गया। अब देखो, अगर सपोज कि ऐसे सेल हमारे पास है जो आइडेंटिकल है, यानी आइडेंटिकल मतलब क्या हुआ कि उनके सबका EMF सेम है और उन सबका रेजिस्टेंस सेम है, तो उनका टोटल EMF और टोटल R कितना बनेगा, देखो जरा, जो ये तो इजी हो गया वैसे मेरे ख्याल में। अगर मान लो ऐसे आइडेंटिकल एन रजिस्टर्स लगे हुए, अब सबका EMF कितना है, E रेजिस्टेंस R E R E R, ऐसे करते करते ये एन रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, सिंपल, तो आपको R जोड़ना, तो आपको आता है कि यहाँ पे जो E इक्विवेलेंट आएगा वो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस ऐसे कितने हैं, NE हो गए, कितने टोटल, NE हो गया, और R भी क्या है, वो ऐड करना है, R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R, तो ये NR हो गया। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के एन आइडेंटिकल सेल्स की बात हो गई है। ठीक है, अब देखो, इफ among n identical cells m cells are connected wrongly, देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया, ऐसे मैंने 10 से, अच्छा सबके पास R है, ध्यान रखना सबके पास अपना R है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। ठीक है, अब क्या हुआ, गलती से ये सब सीरीज में लगाने थे, पर मैंने क्या किए, यहां से आप देखोगे ये 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 और यहां देखोगे तो ये दो मैंने थोड़े रॉन्गली कट कर दिए। ये तो सब क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस हुआ क्या कि अब ये तो प्लस माइनस करंट अपनी इधर फ्लो करेगा, ये प्लस टू माइनस इधर प्लस टू माइनस, इसके प्लस टू माइनस, और ये भी करंट अपनी प्लस टू माइनस, ये भी करंट अपनी प्लस टू माइनस, ये भी प्लस टू माइनस, ये भी प्लस टू माइनस, ये भी
प्लस टू माइनस, ये भी प्लस टू माइनस, पर ये प्लस टू माइनस उधर और ये प्लस टू माइनस इधर। तो अब अगर देखो इनका अगर टोटल ईएमएफ निकाला जाए, अगर इनका टोटल ईएमएफ निकाला जाए तो देखो सबका ईएमएफ आपने ई मान रखा है, सबका रेजिस्टेंस आर मान रखा है, सबका ईएमएफ आर ई और रेजिस्टेंस आर है कि नहीं, ठीक है, ऐसा चल रहा है। तो अब क्या होगा कि ये जो सही से कनेक्टेड है इन सब का ईएमएफ जुड़ेगा एक साथ, E प्लस ई प्लस ई, तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ई तो 7 हो गए, लेकिन वो दो क्या हो गए ऑपोजिट। तो इस केस में टोटल ई जो बनेगा वो कितना बनेगा 6E बनेगा, कितना बनेगा 6E, समझ गए। 8 में से ये दो हमें अपोज करेंगे, ये दो क्या करेंगे 8 तो ये हो गए और 2 तो ये दो खा जाएंगे। टोटल कितने थे 8, कितने थे ये 10 थे, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगाए तो हमने 10 सेल थे, लेकिन 10 सेल लगाने के बाद अगर हमने 2 लगा दिए करेक्ट इनकरेक्ट लगा दिए तो 2 ने अगले 2 को क्या कर दिया खराब कर दिया, उनका यूजलेस कर दिया, इसलिए हमारे पास टोटल कितना बचता है 6E। लेकिन रेजिस्टेंस की आप बात करोगे तो रेजिस्टेंस सब में ऐड होंगे, वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आपका 10R आएगा, कितना आएगा 10R आपका रेजिस्टेंस आएगा। रेजिस्टेंस आपके सारे वैसे ही ऐड होंगे, बस ईएमएफ का लफड़ा हो जाएगा और ईएमएफ आपके दो कम हो जाएंगे, ठीक है, ये इसके अंदर दे रखे हैं, ठीक है। चलो आज की क्लास में इतना ही है, पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।